हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। जैसा कि आपको पता है, हम आपके बैक टू बैक कई सारे सब्जेक्ट्स ऑलरेडी कवर करवा चुके हैं एंड कुछ सब्जेक्ट के अभी आपके चल रहे हैं। तो अगर आपने हमारी पिछली वीडियोस नहीं देखी है तो एक बार विजिट करके जरूर देख लें। अगर आप बीए में हैं तो ये चैनल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑलरेडी 1400 वीडियोज अपलोड हो चुके हैं बीए से रिलेटेड एंड आपके बहुत सारे सब्जेक्ट उसमें कवर हो चुके हैं। तो आज हम आपसे बात करने वाले हैं एंड हम शुरू कर रहे हैं आपका बीए थर्ड ईयर के मिडाइवल हिस्ट्री एक नए तरीके से, एक नए सत्र में, क्योंकि पुराने सत्र में भी ऑलरेडी मैंने इसमें आपको पढ़ाया हुआ है। तो नए सत्र में शुरुआत कर रहे हैं बीए थर्ड ईयर के मिडाइवल हिस्ट्री मध्यकालीन इतिहास के पेपर 1 का चैप्टर नंबर 1 और आज इसी पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आपको पिछली और कोई दूसरी वीडियोस देखनी है तो आप वो वीडियो भी जाकर के देख सकते हैं एंड मैं ये सजेस्ट करूंगा आपको कि आप प्लेलिस्ट से जाकर के देखो, क्योंकि प्लेलिस्ट में पूरा बाकायदा एक सीरीज के रूप में आपके लिए अवेलेबल है, तो वो आपके लिए ज्यादा हेल्पफुल होगा। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज का हमारा जो टॉपिक है बीए थर्ड ईयर के मिडाइवल हिस्ट्री के पेपर 1 का चैप्टर नंबर 1, वो है 12वीं शताब्दी में उत्तर भारत की सामाजिक स्थिति। जब 12वीं शताब्दी था तो उस समय हमारा जो ये उत्तर भारत है, इसकी सामाजिक स्थिति कैसी थी, इसकी आर्थिक स्थिति कैसी थी, इन दो स्थितियों के बारे में हमें बात करना है कि समाज कैसा था और लोगों के पास आर्थिक स्थिति कैसी थी। तो हर्ष की मृत्यु के बाद, जब 650 ईस्वी में हर्ष की मृत्यु होती है और वहां से लेकर के 1200 ईस्वी तक ये जो टाइम पीरियड है, इसको कहा जाता है राजपूत कालीन। यानी कि इस टाइम पीरियड में राजपूतों का टाइम पीरियड आ चुका था, राजपूतों का ही शासन था एंड उसमें बहुत सारी जो सामाजिक स्थितियां थी उसमें ह्रास आया। यानी कि जो पुरानी हमारी संस्कृति थी उससे धीरे धीरे उसमें गिरावट आनी स्टार्ट हो गई एंड इन्हीं सब का फायदा उठाते हुए विदेशी जो आक्रांता थे उन्होंने 12वीं शताब्दी में, आपको पता होगा, कई सारे आक्रमण भी हुए थे। तो समाज की स्थिति उस समय अगर बात किया जाए, समाज की स्थिति क्या थी, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं वर्ण व्यवस्था की। इस समाज में जैसे कि प्राचीन कालीन वर्ण व्यवस्था था, उससे थोड़ा सा डिफर एंड उससे थोड़ा सा मैच करता हुआ और थोड़ा सा अलग तरीके का एक वर्ण व्यवस्था आ चुका था, जिसमें 4 टॉपिक्स में, 4 पार्ट्स में बांटा गया था समाज को। जिसका पहला टॉपिक आपको पता ही है, अगर आपने वर्ण व्यवस्था कहीं भी पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा ये समाज 4 भागों में बेसिकली बटा हुआ है। इसमें पहला आता है आपका क्या, ब्राह्मण। ब्राह्मण का जो समाज में सबसे सर्वोच्च स्थान था, उनको देवताओं की तरह पूजा जाता था। कई सारे दूसरे विद्वान, जैसे कि चीन का एक विद्वान आया हुआ था भारत घूमने के लिए जिसका नाम इत्सिंग था, उसने भी अपने पुस्तक में लिखा हुआ है कि जो ब्राह्मण थे उनको देवताओं की तरह पूजा किया जाता था। इसी पर अल मसूदी ने भी इसी तरह का वर्णन किया हुआ है। अल बरूनी ने भी अपनी पुस्तक में इसी तरह से लिखा हुआ है कि ब्राह्मणों का समाज में काफी उच्च स्थान था और उनको समाज में काफी रिस्पेक्ट दिया जाता था। बेसिकली जो इनका कामकाज था, अगर ब्राह्मणों के कामकाज के बारे में बात किया जाए तो अध्यात्म करना, मतलब अध्ययन करना, अध्यापन करवाना, पूजा पाठ करवाना, यज्ञ करवाना, यही इनका बेसिकली काम था। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, टाइम पीरियड जब बदलता गया, राजपूतों का टाइम पीरियड आता गया, तो धीरे धीरे इनमें जो है युद्ध कला भी आती गई। कई सारे लोग को देखा गया है, मतलब समाज हिस्ट्री में आया हुआ है कि कई सारे लोग योद्धा भी हुए, कई सारे लोग व्यापार में भी गए, कृषि करने के लिए भी गए। मतलब धीरे धीरे उसमें भी चेंजेस आते गए। लेकिन बेसिकली जो इनका काम था वो क्या था, समाज में अध्ययन अध्यापन करना, यज्ञ करवाना, पूजा पाठ करवाना, कर्मकांड, जो भी चीजें थी वो इनका काम था। एंड इसके बाद जो दूसरा पार्ट आता है वर्ण व्यवस्था का, वो है क्षत्रिय। क्षत्रियों का भी समाज में काफी उच्च स्थान था। ये अपने आप को ब्राह्मणों से कम नहीं समझते थे, ये अपने आप को कहते थे कि हम भी ब्राह्मणों के बराबर हैं। इनके शक्ति का मतलब, इनके वो इस तरह से बोलने का या इनको इस समाज में इतना अधिकार मिलने का सबसे मेन कारण था कि इनके हाथों में शक्ति थी, पावर थी। राज्य की जो व्यवस्था थी वो क्षत्रियों के हाथों में ही थी। और आपको पता है दुनिया में जिसके पास भी पावर होगा वो बेसिकली वो किसी लोअर कास्ट से भी आता हो, लोअर से लोअर कंडीशन से आता हो, जिसके पास अगर पावर आ गई है ना, उसकी इज्जत अपने आप बढ़ जाती है। आप इस समय भी अगर देख सकते हो, कोई किसी भी गिरे से गिरा या किसी भी कास्ट, किसी भी धर्म का कुछ भी रिलेट कर रहा हो, अगर उसके वो प्रधानमंत्री बन जा रहा है, वो राष्ट्रपति बन जा रहा है, वो एक छोटा सा ग्राम प्रधान भी बन जा रहा है, तो पावर आ जाती है और बड़े बड़े लोग जो वहां समाज में रहते हैं वो भी उसकी रिस्पेक्ट करना, उसकी इज्जत करना शुरू कर देते हैं। बताना मैं सही कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं, लोग करना स्टार्ट कर देते हैं। आपकी वैल्यू जब आपके पास पावर आती है, तो क्षत्रियों का जो मेन कारण था उनका रिस्पेक्ट पाना या समाज में स्थान उच्च पाना, वो था उनका पावर में रहना, शक्ति में रहना, शक्ति उनके हाथों में केंद्रित रहना। इनका बेसिकली काम क्या था, प्राणियों की रक्षा करना, लोगों की रक्षा करना, देश के हित के लिए काम करना, समाज की भलाई करना, अच्छे लोगों का आदर करना, धर्म को प्रोटेक्ट करना, रक्षा करना। ये बेसिकली मतलब उनका काम क्या था, रक्षा करना ही उनका बेसिकली काम था कि लोगों की हेल्प करें, रक्षा करें और एक सुदृढ़ राज्य की स्थापना करें। एंड इसके बाद आता है तीसरा नंबर जो वर्ण व्यवस्था था, वो है वैश्य।
वैश्यों का बेसिकली काम क्या था? व्यवसाय करना, व्यापार करना, कृषि करना, उद्योग करना। ये जो काम थे, कृषि, व्यापार, उद्योग, ये सब काम आते थे वैश्यों के अंतर्गत। मतलब व्यापार करना, ये लोग राजाओं का जो सैनिकों का झुंड जाता था उसके साथ जाते थे, व्यापार करते थे। तो बेसिकली इनका काम क्या था? व्यापार करना। एंड इनके अधिकारों की बात किया जाए तो इनका समाज में बहुत ज्यादा उच्च स्थान नहीं था क्षत्रिय और ब्राह्मणों की तरह, लेकिन सब स्थान ठीक ठाक था। इनको भी वेद सुनने का अधिकार नहीं था, ये वेद सुन नहीं सकते थे। समाज में इस तरह से धर्म को लेकर के इनकी इतनी कमी थी, मतलब इनको वेद भी सुनने नहीं दिया जाता था। एंड बेसिकली लास्ट में अगर आप बात किया जाए शूद्रों की, तो शूद्रों की जो स्थिति थी वो सदा ही दयनीय रही। प्राचीन काल से ही लेकर के शूद्रों की स्थिति सदा ही दयनीय रही। उनको समाज में किसी भी प्रकार का स्थान ना मिल पाना, उनको समाज में, उनको धर्म को लेकर के ना उनको वेद पढ़ने का अधिकार था, ना वेद सुनने का अधिकार था। वो अपने यहाँ धर्म का जो कर्म के काम होते थे, धर्म के काम होते थे, होम होता था, ये भी वो अपने घर पर नहीं करवा सकते थे। बेसिकली उनकी ऐसी स्थिति थी कि उच्च जाति को लोग उनका परछाई भी पढ़ना अपने आप को अपवित्र मानते थे, कि अगर किसी शूद्र की परछाई भी उनके ऊपर पड़ जा रही है तो खुद को अपवित्र मानते थे। इस तरह से लो लेवल पर शूद्रों की स्थिति हो चुकी थी उस समय। एंड इसके बाद एक अलग चीज आता है, एक नया जो समाज था उस समय आया नाम में सामने, एक नए व्यवस्था के रूप में, वो था कायस्थ। कायस्थ क्या होता है? गुप्त काल में जो लोग लेखन का काम करते थे, यानी कि जो बुक्स लिखा करते थे, पुस्तकें लिखा करते थे, उनको कहते थे कायस्थ। कायस्थ मीन्स लेखक। और उनके इसी काम की वजह से इस जाति का नाम ही धीरे धीरे क्या पड़ गया? कायस्थ पड़ गया। इस वर्ड का नाम ही क्या पड़ गया? कायस्थ। एंड अभी प्रेजेंट टाइम में आप देखोगे सक्सेना हो गए, गौड़ हो गए, इन्हीं को कहा जाता था उस समय क्या? कायस्थ। तो इस तरह से हमने देखा समाज की पहली व्यवस्था जो थी वर्ण व्यवस्था, हमने अच्छे से समझा कि कैसे कैसी समाज में वर्ण व्यवस्था थी, समाज में स्थिति क्या थी। एंड इसके बाद दूसरी चीज आती है खान पान के बारे में बात करें कि खान पान क्या था 12वीं शताब्दी में। तो 12वीं शताब्दी में समाज के खान पान बेसिकली आमतौर पर ही थे, जैसे कि जौ हो गया, गेहूं हो गया, दाल हो गया, जो गन्ना हो गया, कपास की खेती होती थी। खान पान के बारे में बात किया जाए, मक्का हो गया, जो भी मतलब खेतों से उगाया जाता था, कृषि से रिलेटेड जो भी चीजें थी वो उस समय खाने पीने की यूज की जाती थी। मांस और मछली का भी सेवन किया जाता था। बेसिकली ब्राह्मण जो थे वो आमतौर पर मांस मछली से दूर रहा करते थे, प्रायः सभी लोग नहीं, कुछ लोग उसका भी सेवन करते थे मांस मछली का। एंड मैक्सिमम लोग जो ब्राह्मण थे वो इसका सेवन नहीं करते थे। बाकी के जो भी जाति हैं, धर्म थे, बाकी के जो वर्ण व्यवस्था थी, ये सब क्या करते थे? मांस मछली भी खा सकते थे। तो इस तरह से खान पान था। स्त्रियों की दशा के बारे में बात किया जाए तो स्त्रियों की दशा जो 12वीं शताब्दी तक आते आते स्त्रियों की दशा पुरुषों की तुलना में थोड़ी सी कम हो चुकी थी। पुत्रों की जो स्थिति थी वो पुत्रियों की स्थिति की अपेक्षा ठीक थी, पुत्रियों की स्थिति थोड़ी सी डाउन थी। पुत्र अगर पैदा हो रहा है तो उसको खुशी का प्रतीक, पुत्री पैदा हो रही है उसको दुख का प्रतीक माना जाता था। इस तरह की स्थिति हो चुकी थी। स्त्रियों के बारे में अगर शिक्षा के बारे में बात किया जाए तो जो राजघराने की या बड़े घराने की लड़कियां थी उनको ही शिक्षा का अधिकार था, उनको ही शिक्षा दिया जाता था, उनको ही अस्त्र शस्त्र जो भी चीजें थी, संगीत हो गया, नृत्य हो गया, ये सारी चीजें राजघराने तक ही सीमित थी। आमतौर पर लोगों को ये शिक्षा मिलना नहीं था। एंड प्रथा प्रथा भी धीरे धीरे उस समय समाज में प्रायः कुछ जगहों पर जो है प्रथा प्रथा भी देखा जाता था कुछ लोगों में। एंड बेसिकली ये कहा जा सकता है कि शायद वो उस समय मुस्लिम आगमन जो समाज में हो रहा था वहीं तक प्रथा प्रथा थी। एंड सभी में प्रथा प्रथा में देखने को नहीं मिलता है। तो ऐसी स्थिति थी स्त्रियों की। मनोरंजन के साधन के बारे में बात किया जाए तो मनोरंजन के साधन में भी कुछ बहुत खास चेंजेस नहीं आया हुआ था। जैसे प्राचीन समय में मनोरंजन के साधन थे, जैसे कि आपका जो है कृषि करना हो गया, कृषि कह रहा हूँ, आखेट करना हो गया, जुआ खेलना हो गया, नृत्य देखना हो गया, सामाजिक जो है रंगमंच लगा करके जो है धर्म से रिलेटेड चीज़ें या रंगमंच पर कुछ कार्यक्रम करवाना, उसी तरह की मतलब चीज़ें जो पुराने समय में हुआ करती थी, जो वही टाइप जो 12वीं शताब्दी आया उस समय भी मनोरंजन के बेसिकली वही सारे साधन थे। एंड इसके बारे में बात किया जाए दास प्रथा, अगला टॉपिक है। आपके समाज में दास प्रथा भी देखने को मिल रही थी, दास भी थे। एंड बेसिकली दासों के काम में थोड़ा सा डिफरेंस आ चुका था। अब उनको कृषि में लगाया जाता था, मतलब उनका जो काम था वो कृषि करना था। एंड कृषि में खेती बाड़ी करके कृषि उत्पन्न करना, कृषि उगाना, जो है धान गेहूँ जो भी चीज़ें बोई जाती थी, बिठाई जाती थी, उसको उगाना था। एंड इनके साथ मतलब उनका स्थिति इस तरह से थे कि अगर कोई व्यक्ति अपना खेत बेच रहा है, अपनी जमीन बेच रहा है, तो उसके साथ वो दास को भी बेच सकता था। ऐसी स्थिति थी दासों की उस समय। तो ये सारी चीजें हमने देखा, ये सब क्या थे? सामाजिक स्थिति, समाज में कैसे वर्ण व्यवस्था थी, उनका खान पान क्या था, स्त्रियों की स्थिति क्या थी, मनोरंजन के साधन क्या थे, दास प्रथा क्या थी, ये सारी चीजें हमने देख लिया कि इनकी सामाजिक स्थिति कैसी थी। तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक था कि 12वीं शताब्दी में सामाजिक स्थिति कैसी थी। आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा कि सामाजिक स्थिति क्या थी। एंड दूसरा है आर्थिक स्थिति। आर्थिक स्थिति समाज में कैसी थी उसके बारे में हमें आगे डिस्कस करना है।
तो आर्थिक स्थिति के बारे में बात किया जाए तो आर्थिक स्थिति में सबसे पहला टॉपिक आता है आपका ग्रामीण जीवन व कृषि। यानी कि 12वीं शताब्दी में जो लोगों का जीवन था वो बेसिकली मैक्सिमम लोगों का जो जीवन पद्धति था वो क्या था, ग्रामीण था। मैक्सिमम लोग ग्रामीण में ग्रामों में रहा करते थे और उनका जो मुख्य आर्थिक रूप से अगर उनको सुदृढ़ बनना था, आर्थिक रूप से उनको मजबूत बनना था, तो उनका मेन चीज क्या था, कृषि करना। कृषि करके उनका जीवन यापन चला करता था। कृषि में वो अलग अलग चीजें उगाया करते थे, जो भी चीजें, जो हो गया गेहूं, दाल, दलहन, मक्का, अलग अलग चीजें जो भी कृषि से उगाई जा सकती थी वो सारी चीजें। एंड अलग अलग जो मसाले थे, आप बात करोगे काली मिर्च की, दालचीनी हो गया, आपका लौंग हो गया, आपकी इलायची हो गई, इन सारी चीजों की भी खेती होती थी। एंड इन जो खेती है इसमें जो राजपूत थे, जो राजा थे, वो भी हेल्प किया करते थे। एंड जमींदार थे, उनकी जमीनें हुआ करती थी, राजा उनके लिए नहर बनवा दिया करते थे, सिंचाई करने के लिए दे दिया करते थे, जिसके ऊपर वो मालगुजारी लिया करते थे। मालगुजारी बेसिकली आप समझ सकते हो टैक्स के रूप में। वो टैक्स लेते थे लोगों से, लोग जो उगाते थे उसका 1/6 पार्ट, कितना, 1/6 भाग, यानी कि 6 भाग करके उसमें से 1 भाग उनको टैक्स के रूप में देना पड़ता था कि हाँ इतना राजा का मालगुजारी है, टैक्स है, उतना उसको देना पड़ता था। तो इस तरह से कृषि चल रही थी, कृषि धीरे धीरे विकसित हो रही थी। एंड मैक्सिमम लोगों का व्यवसाय जो था वो कृषि से ही रिलेट करता था। आर्थिक स्थिति उनके समाज में जो थी वो टैक्स, मतलब जो आपका कृषि है उसी से रिलेटेड थी। एंड दूसरा चीज आता है, कृषि के छोड़ करके अन्य कुछ धंधे भी थे, जिन धंधों का भी उस समय थोड़ा थोड़ा प्रचार प्रसार हो रहा था और उसमें भी लोग अपना योगदान दे रहे थे। उस धंधों में बात करें तो सबसे पहला उद्योग था आपका वस्त्र उद्योग। कई जगहों पर वस्त्र उद्योग होता था, अलग अलग तरीके के वस्त्र थे, अलग अलग तरीकों के वस्त्रों के लिए अलग अलग जगह जो है प्रसिद्ध थे। जैसे कि मथुरा प्रसिद्ध था सूती वस्त्र के लिए, आपका बनारस प्रसिद्ध है रेशमी कपड़ों के लिए, आपका बंगाल प्रसिद्ध था मखमली कपड़ों के लिए। कई सारे विद्वान जो अलबरूनी हुए या इत्समी हुए, इन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा हुआ है कि अलबरूनी ने लिखा कि उन्हें बंगाल में मखमल कपड़े मिले देखने को। तो इस तरह से मतलब चीजें जो उन्होंने अपने बुक में समराइज किया उससे पता चलता है कि वस्त्रों के उद्योग में इन सारे जगहों पर काफी फेमस थे और वस्त्र उद्योग में भी लोगों का ध्यान था एंड वस्त्र उद्योग उस समय तक आ चुका था। अगला उद्योग है धातु उद्योग। धातु उद्योग भी समाज में आ चुका था। लोहा, सोना, चांदी, अलग अलग तरीके के धातु भी आ चुके थे। धातुओं से रिलेटेड अलग अलग चीजें, धातुओं के बर्तन जैसे सोना, चांदी, पीतल, तांबा, इनके भी बर्तन बनाए जा रहे थे एंड लोग अपनी हैसियत के अनुसार उन बर्तन का यूज करते थे। जिसके पास जितनी कैपेसिटी थी उसके अकॉर्डिंग वो यूज किया करते थे बर्तनों को। अलग अलग चीज़ें जैसे कि आपके अलग अलग धातुओं का उपयोग भी धीरे धीरे होने लगा था, उससे रिलेटेड चीज़ें बना करके उसको बेचना, सेल करना, ये सारी चीज़ें भी समाज में आ चुकी थी। खनिजों का उद्योग हो रहा था। खनिज उद्योग मतलब खनिज भी लाए जा रहे थे, उनको मिश्रित करके धातुएं बनाई जा रही थी। तो खनिज उद्योग भी उस समय तक चल पड़ा था। एंड उसके बाद बात किया जाए शिल्प उद्योग। शिल्प उद्योग भी उस समय तक हमें समाज में देखने को मिल रहा था। अफ्रीका से हाथी के जो दांत आते थे उस पर कारीगरी करके कुछ जो है चीज़ों का निर्माण किया जाता था एंड उसको चीन में बेचा जाता था। हाथियों के दांतों पर जो भी कारीगरी किया जाता था उसको चीन में बेच करके आर्थिक स्थिति मजबूत की जाती थी। एंड अलग अलग और भी चीज़ें जैसे कि पत्थरों को काट करके शिल्पकारी करना, ये सारी चीज़ें, बहुत सारी मूर्तियाँ, बहुत सारे पहाड़ की गुफाओं में हमें इन चीज़ों को देखने को मिलता है कि उस समय क्या क्या चीज़ें थी, किस तरह से शिल्प में कहाँ तक ये लोग पहुंचे हुए थे, कहां तक आगे थे। एंड इसके बारे में बात किया जाए, अगला आपका व्यापार और वाणिज्य। व्यापार और वाणिज्य के बारे में बात करें दोस्तों, देखो उस समय जो राज परिवार थे या जो राजपूत थे वो आपस में प्रतिस्पर्धा होती थी, लड़ाई झगड़े हुआ करते थे, छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। तो एक जगह से दूसरी जगह पर जाकर के बेचना, सेल आउट करना, व्यापार करना वो बहुत कठिन था। लेकिन उस समय तक धीरे धीरे व्यापार आ चुका था एंड जिन जगहों तक पहुंच सकते थे एक जगह से दूसरे जगह पर, या विदेशियों ने कुछ चीज़ें लाई समाज में एंड उस चीज़ को एक बेचना, सेल करना, व्यापार करना स्टार्ट हो चुका था। एंड उस समय तक कोई ऐसी सत्ता नहीं थी जो सभी को एक ये व्यवस्था दे सके कि हाँ सभी फ्री हैं या सभी लोगों को हेल्प की जाएगी, सभी की रक्षा की जाएगी। क्या होता था, एक जगह से कोई सामान, मान लीजिए कि यहाँ से कोई सामान लेकर के जा रहा है एंड इसके बीच में कई सारे राज्य बढ़ रहे हैं। थोड़ी सी सर्दी है, माफ कीजिएगा, क्या कर सकते हैं, ऑलरेडी खराब है मौसम। तो यहाँ से अगर कोई सामान यहाँ पर आपको बेचना है एंड बीच में जगह है या जंगल है, तो यहाँ की रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई नहीं लेता था। ना ये राजा ले रहा है, ना ये राजा ले रहा है। बीच में जो आ रहा है वो अपने रिस्क पर आए, अपनी जिंदगी की रिस्क लेकर के आए, अपने सामान की रिस्क लेकर के आए। अगर बच करके पहुंच जा रहा है तो सेल कर रहा है, उसमें भी राजा टैक्स लिया करते थे। तो ये जो व्यवस्था थी ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रही थी व्यापार को। और धीरे धीरे जब मुगल साम्राज्य आया भारत में या अलग अलग साम्राज्य आए जो थोड़ा सा बड़े लेवल पर काम करना स्टार्ट किया, तो इन चीज़ों की कमी हुई और तब जाकर के व्यापार और वाणिज्य को थोड़ी सी हवा मिली और व्यापार और वाणिज्य भी समाज में धीरे धीरे आने लगा।
तो ये थी बेसिकली स्थिति उस समय समाज की आर्थिक स्थिति के बारे में बात किया जाए तो कृषि था, उद्योग धंधों के रूप में ये चीजें थी, व्यापार वाणिज्य भी थोड़ा थोड़ा स्टार्ट हो रहा था वही। एंड सामाजिक स्थिति के बारे में ऑलरेडी हमने बात कर लिया है। तो आई होप ये वीडियो तुम्हें पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करो। पहली बार चैनल पे आए प्लीज विजिट द चैनल, इट इज द मोस्ट वॉन्ट चैनल इफ यू आर इन बीए। तो एक बार जाकर के विजिट जरूर कर लेना। अगर आपको लगता है कि वैल्यूएबल है, आपके लिए अच्छा है, तो सब्सक्राइब भी कर लो, शेयर करो अपने फ्रेंड सर्किल में, ताकि उनको भी इससे काफी कुछ सीखने को मिल सके। ओके, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, बाय बाय।